हेलो स्टूडेंट्स, प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशंस में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आपको बायोलॉजी का चैप्टर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी जो ऑब्जेक्टिव में है उसको सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चंस हमारा चैप्टर 4 का ये है कि द मेन गोल ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टू, प्रजनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है। यानी गौर से देखेंगे क्वेश्चंस को, क्या देखना है? प्रजनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य है। कौन है? पहला है क्या? कंट्रोल पॉपुलेशंस यानी जनसंख्या को नियंत्रित करना। दूसरा है प्रोवाइड सेफ चाइल्ड बर्थ यानी सुरक्षित प्रसव प्रदान करना। तीसरा है इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन अंगों की भलाई को सुनिश्चित करना। और चौथा है प्रिवेंट एसटीडी। एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब यहां गौर करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आप अपने तरीका से इसको पहले जानने का कोशिश कीजिए कि कौन आपके नज़र में इंपॉर्टेंट है और कौन सा आंसर सही है। फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे सही आंसर है हमारा सी नंबर पॉइंट यानी इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी प्रजनन अंग की भलाई सुनिश्चित करना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है? यहां गौर करेंगे, प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि यानी नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी आने वाले संतान को रोकने के लिए जो नेचुरल तरीका से प्रयोग करेंगे उसकी जानकारी आपको बताना है। तो कॉन्डम तो होगा नहीं क्योंकि फिजिकली में आ गया, ऑरल पिल्स केमिकल हो गया, इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये भी फिजिकली हो गया। नेक्स्ट है रिदम मेथड यानी सही आंसर आपका हो गया क्या? रिदम मेथड यानी रोकथाम स्वतः करना। तो सही आंसर है आपका डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। द टर्म एमनियोसिंथेसिस रिफर्स टू, एमनियोसिंथेसिस शब्द का तात्पर्य है यानी एमनियोसिंथेसिस किससे बिलोंग करता है? आंसर नंबर पॉइंट ए देखेंगे, ए सर्जिकल प्रोसीड्यूर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था को रोकने के लिए शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन मेथड है। दूसरा है ए टेक्निक टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज यानी क्रोमोसोमल असमानताओं का पता लगाने की तकनीक है। तीसरा है मेथड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन यानी सहायक प्रजनन विधि। और चौथा है प्रोसीड्यूर फॉर डिलीवरिंग ऑफ बेबी यानी बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया। तो बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया तो प्रसव है यानी ये आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे सही आंसर जो हमारा है यानी एमनियोसिंथेसिस से हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को जान पाते हैं। किसको जान पाते हैं? क्रोमोसोम डिसऑर्डर। यानी गौर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्रोमोसोम असमानताएं कौन है? तो बी नंबर पॉइंट। तो सही आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ देखिए कौन सा लक्षण है यानी क्या चीज दिखाना चाहता है ये लक्षण? यानी यौन संचारित रोग के बारे में यानी एसटीडी के बारे में। तो पहला पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, पेनफुल यूरिनेशन यानी दर्दनाक पेशाब हो रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा क्या ये एसटीडी है? दूसरा फीवर आना। तीसरा हो गया जेनेटिकल सोर्स यानी जनांगों पर घाव। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सही आंसर में क्या है कि जब कभी एसटीडी रोग होता है तो ये सारे पॉइंट जो है वो फॉलो करते हैं यानी यूरिन रिलीज करने में भी पेन आएगा, फीवर भी आएगा, जेनेटिक सोर्स भी आएगा, जेनेटिकल सोर्स भी आएगा। तो सही आंसर जो है हमारा है वो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगले पॉइंट में आएंगे यानी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ गौर से देखेंगे, ये रैपिड टेस्ट है। आप लोग भी फाइनली इस क्वेश्चन को देखकर आंसर अपने आप में टिक या कमेंट करने की कोशिश करेंगे और फाइनली जब हम बताएंगे तो उस आंसर को मैच कीजिएगा। द यूजेज ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी। बहुत अच्छा सवाल है। ये बताया गया है कि कौन सा मेथड है जो कि गर्भ निरोधक को रोकने का काम करता है यानी कौन सी गर्भ निरोधक विधि का उपयोग है जो कि एसटीडी से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉन्डम, ऑप्शन नंबर बी है डायफ्राम, ऑप्शन नंबर सी है ऑरल पिल्स, ऑप्शन नंबर डी है इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी। तो यहाँ पे बताया गया कि एसटीडी से सुरक्षा करना यानी प्रोटेक्टेड करना। तो इसमें सही आंसर हमारा होगा क्या? कॉन्डम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, द टर्म इनफर्टिलिटी इज डिफाइंड एंड यानी इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को परिभाषित किया गया है। अब आंसर देखेंगे, पॉइंट 1 है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन यानी बच्चे पैदा करने में असमर्थता। दूसरा है इनएबिलिटी टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी यौन संबंध बनाने में असमर्थता। तीसरा है इनएबिलिटी टू अंडरगो मेंस्ट्रुएशन
यानी मासिक धर्म करने में असमर्थता, और चौथा है इनेबिलिटी टू रीच प्यूबर्टी यानी यौवन तक पहुंचने में असमर्थता। तो सही आंसर है यानी बांझपन को परिभाषित करता है कि जिस महिला का संतान नहीं होता है तो उसे हम लोग बांझपन कहते हैं। तो सही आंसर है हमारा ए पॉइंट, इनेबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन यानी बच्चे पैदा करने में क्या है, असमर्थता है, यानी बच्चे यानी संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो वैसे महिलाओं को हम लोग बांझपन कहते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी यानी ART की एक विधि है, यानी किस तरीका से ART का उपयोग करते हैं आने वाले संतान को बनाने में। तो पहला हो गया नेचुरल इंसेमिनेशन यानी प्राकृतिक तौर से गर्भधान करना, दूसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम तरीका से गर्भधान करना, रिदम मेथड यानी आने वाले टर्म्स रिदम मेथड हो गया यानी रोकथाम करना, और चौथा हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स यानी गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या करना है, यानी सहायक है किसमें, प्रजनन यानी जिस माँ को संतान नहीं हो रहा है उसके लिए हम कौन सा टेक्निक अपना सकते हैं ताकि आने वाले समय में वो संतान को जन्म दे पाए। तो सही आंसर है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसको कहेंगे कृत्रिम गर्भधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ गौर करेंगे, द प्राइमरी काउज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स कैन बी ड्यू टू, महिलाओं में बांझपन का प्राथमिक कारण यानी क्या ऐसा कारण है जिससे महिलाएं बांझपन की ओर मुड़ रही है। तो देखेंगे पहला ऑप्शन है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स यानी अवरुद्ध फैलोपियन नलिका या ट्यूब, दूसरा है कि लो स्पर्म काउंट यानी शुक्राणुओं की कम संख्या, इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन यानी शीघ्र पतन, और चौथा है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ पे प्राथमिक कारण आपको बताना है बांझपन का, तो कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी फ्लोपियन ट्यूब क्या हो पा रहा है, यानी ब्लॉक्ड हो जा रहा है, यानी अवरुद्ध हो जा रहा है। तो अवरुद्ध हो जाने के कारण संतान की उत्पत्ति में कमी आती है जिसके कारण बांझपन फैलता है। तो सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक अस्थायी विधि है, यानी ये बताना है कि कौन सा एक अस्थायी विधि है जो कि गर्भ को निरोध करना यानी आने वाले संतान को रोकने का काम करता है। तो सही आंसर है हमारा, देखेंगे ये तो टेम्प्रोरी है, ऑरल पिल्स भी महिला वर्ग खाती है, टेम्प्रोरी है, डायफ्राम भी क्या है, टेम्प्रोरी है, लेकिन वेसिकोटॉमी जो है पुरुष बंध्याकरण यानी इसको हम लोग नर नसबंदी कहते हैं, यानी मेल में अगर नसबंदी करा दिया जाए तो आने वाले संतान क्या हो जाएंगे, यानी गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करेगा। तो सही आंसर हमारा हो गया वेसिकोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म मीनोपॉज रिफर्स टू। मीनोपॉज कहने का मतलब होता है पॉज यानी रुक जाना, यहाँ गौर करेंगे पॉज यानी रुक जाना, मीनोपॉज यानी मासिक चक्र, यानी महिला वर्ग में क्या रुक जाना चाहिए, यानी मासिक चक्र जिसको हम लोग कहेंगे रजोनी वृद्धि का तात्पर्य है। तो ये कब रुकती है, तो ऐसा माना गया है कि फीमेल वर्ग में मेनोपॉज जो होती है वो 45 से 50 वर्ष के बीच में होती है, और ये जो है इसे हम लोग इंड मानते हैं यानी खत्म यानी लास्ट मानते हैं। तो सही आंसर है द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक धर्म का अंत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव। निम्नलिखित में से कौन हार्मोनल गर्भ निरोधक का एक उदाहरण है। यहाँ गौर करना है क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्मोनल यानी जो हार्मोन के बदलाव में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, यानी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर देखेंगे तो ये तो कॉन्डम फिजिकली आ गया, डायफ्राम भी फिजिकली आ गया, कॉपर टी भी आ गया फिजिकली, और ये हमारा क्या ऑरल पिल्स, ऑरल पिल्स यानी केमिकली है जो कि हमारे फीमेल वर्ग में क्या करता है, हार्मोन को चेंज कर देता है यानी फर्टिलिटी को रोकने में मदद करता है। तो सही आंसर हमारा हो गया सी नंबर। नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12, द हार्मोन यूज्ड इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। गौर करेंगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियों में उपयोग किया जाने वाला हार्मोन। यहां देखना है गर्भ निरोधक गोलियां हैं और इसको क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है हार्मोन को बदलने के लिए। तो महिला वर्ग में कौन सा हार्मोन है जो कि गर्भ निरोधक गोलियां के माध्यम से बदला जाता है। तो सही आंसर है हमारा प्रोजेस्टेरोन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे, द प्राइमरी एम ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इज टू। परिवार नियोजन कार्यक्रम का
मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य है कि परिवार नियोजन करवाना चाहिए। परिवार नियोजन मतलब होता है आने वाले संतान को कंट्रोल करना है। तो क्या कारण है इसमें? पहला हो गया प्रिवेंट इनफर्टिलिटी यानी बांझपन को रोकना, दूसरा है कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, तीसरा हो गया प्रमोट सेक्सुअल हेल्थ यानी यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, और चौथा है प्रोवाइड पेनिट्रल केयर यानी प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना। तो यहाँ देखिए, अगर नियोजन है तो नियोजन का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करना। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। द कॉपर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉपर टी एक उदाहरण है, यानी कॉपर टी क्या चीज का एक उदाहरण है? बैरियर मेथड यानी बाधा विधि का, हार्मोनल मेथड यानी हार्मोनल विधि का, तीसरा है नेचुरल मेथड जिसको कहेंगे प्राकृतिक विधि का, और चौथा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आईयूडी का। तो आप जब चैप्टर 4 पढ़े होंगे बारीकी से तो आपको पता होगा कि ये तीनों कॉपर टी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। आते हैं किसके अंतर्गत? इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इसे हम लोग आदर्श गर्भ निरोधक गोली के नाम से भी जानते हैं। महिलाएं वर्ग जो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है वो किससे? कॉपर टी से। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी आदर्श गर्भ निरोधक बोलिए, या एक बेस्ट उदाहरण जो है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए वो है इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी शॉर्ट में देखेंगे तो आईयूडी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत अच्छी सवाल है कि कौन इनमें से एसटीडी रोग नहीं है। गौर करेंगे, सिफिलिस जो कि है, गोनोरिया ये भी है, तीसरा ट्यूबरकुलोसिस ये नहीं है, और एड्स तो है। तो सॉरी, इनमें से कौन, हाँ और नेगेटिव क्वेश्चन था कि कौन नहीं है, तो कौन नहीं है तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्व द सर्जिकल रिमूवल और सीलिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। कौन सी गर्भ निरोधक विधि, गर्भ निरोधक मतलब आने वाले संतान को रोकना, तो कौन सी गर्भ निरोधक विधि फ्लोपियन ट्यूब की शल्य चिकित्सा द्वारा हटाने या सील करने से जुड़ी होती है? तो यहां देखेंगे, पहला है क्या? वैस्कोटोमी, दूसरा है ट्यूबिकोटोमी, तीसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, और चौथा है डायफ्राम। अब क्वेश्चंस को गौर से देखना है, यहाँ पे क्वेश्चंस फीमेल वर्ग के लिए आ रहा है यानी फ्लोपियन ट्यूब, और हम लोगों ने पढ़ा है कि वैस्कोटोमी पुरुष का नर नसबंदी के रूप में जाना जाता है, और महिला वर्ग में ट्यूब को अगर काट दिया जाए या सील कर दिया जाए तो यह कहलाता है ट्यूबिकोटोमी। यानी किसके ट्यूब को? तो फैलोपियन ट्यूब को। तो यहां गौर करेंगे, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ट्यूब से ही बना है हमारा क्या? ट्यूबिकोटोमी। तो सही आंसर है आपका क्या? नलिका कान यानी बी नंबर पॉइंट। नेक्स्ट अगले नंबर क्वेश्चंस में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, बाकी सब कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, चलिए अपने अनुसार से देखते रहेंगे, बाद में फिर आंसर मैच करते रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव ऑफ ओवर पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है? किसके कारण जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है यहाँ पे बताया गया है। तो पहला हो गया डिक्रीज रिसोर्सेस, जनसंख्या वृद्धि होने से क्या संसाधन में कमी हो जाती है। दूसरा हो गया इंक्रीज पॉल्यूशन, जनसंख्या बढ़ने से क्या प्रदूषण में भी वृद्धि हो जाती है। तीसरा है इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, जनसंख्या बढ़ने से क्या हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं यानी बेरोजगारी में भी वृद्धि। या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है कि जनसंख्या बढ़ने से ये तीनों पर इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन्वॉल्व इन द विथड्रॉवल ऑफ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजैकुलेशन। कौन सी गर्भ निरोधक विधि स्खलन से पहले लिंग को योनि से बाहर निकालने को शामिल करती है? देखिए कितना अच्छा सवाल बताया गया इसमें कि कौन सा गर्भ निरोधक, यानी आपको एक गर्भ निरोधक आने वाले संतान को रोकने के लिए एक विधि बताना है जिसमें स्खलन होता है। स्खलन यानी फीमेल वर्ग में स्पर्म जाने से पहले अपने आप को बाहर निकाल लेना शामिल होता है। तो सही आंसर है हमारा क्या? एक है क्वाइटस इंटरप्टस, दूसरा हो गया रिदम मेथड, तीसरा हो गया डायफ्राम, और चौथा हो गया ओरल पिल्स। तो सही आंसर हमारा हो गया क्या? क्वाइटस इंटरप्टस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन द रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी आरटीआई। आरटीआई हो गया क्या? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। निम्नलिखित में से कौन प्रजनन तंत्र संक्रमण यानी आरटीआई के जोखिम को कम करने में मदद करता है?
तो सही आंसर देखेंगे कि कौन जोखिम को मदद करने से कम करता है। पहला है गुड पर्सनल हाइजीन यानी अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस यानी सुरक्षित यौन प्रथाएं, तीसरा है रेगुलर मेडिकल चेकअप यानी नियमित चिकित्सा जांच, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही आरटीआई को जोखिम को कम करने में मदद करता है। तो सही आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, द टर्म रिप्रोडक्टिव राइट्स रिफर टू, प्रजनन अधिकार का तात्पर्य है, यहां गौर करना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राइट, रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में बताना है। तो रिप्रोडक्टिव राइट के बारे में देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्टिव राइट का अधिकार है। तो द राइट टू रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करने का अधिकार सभी को है। दूसरा द राइट टू एक्सेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर यानी प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल तक पहुंचने का अधिकार भी सभी को है। नेक्स्ट तीसरा है द राइट टू मेक डिसीजन अबाउट द रिप्रोडक्शन यानी सभी को यह हक है कि सभी अपने तरीका से आने वाले संतानों का डिसीजन ले सकता है, फैमिली प्लानिंग बना सकता है। तो सही आंसर हमारा होगा क्या, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम ऑफ मेनोपॉज। देखिए ढूंढना क्या है कि आपको लक्षण बताना है किसका, रजनोवृत्ति, मीनोपाउज। पाउज मतलब क्या हो गया, यानी ब्लॉक हो गया। क्या चीज ब्लॉक हो गया, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया जो महिला वर्ग में कहाँ ब्लॉक होती है, यानी किस उम्र तक, तो 45 से 50 तक। तो अब देखिए कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ब्लॉक हो रहा है तो उसमें कैसा अनुभव हो रहा है। पहला हो गया हॉट फ्लैशेस यानी गर्म झटके, दूसरा हो गया नाइट स्वेट्स यानी रात में पसीना आना, और तीसरा इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित मासिक धर्म। तो ये तीनों अगर कंडीशन ऐसा फॉलो कर रहा है तो सही आंसर हमारा हो गया ऑल ऑफ द अबव, जो किसको दर्शा रहा है, रजनोवृत्ति यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को क्लोज करने की सिस्टम को समझा रहा है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरीली फोकस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्ल्ड वाइड। कौन सा संगठन विश्व स्तर पर प्रजनन स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है। यहां गौर करेंगे, क्वेश्चन क्या बताया कि एक ऐसे संगठन का नाम बताइए जो प्रजनन स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है। तो ये तो एनसीईआरटी के सबसे पहला लाइन में ही आंसर है, यानी क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग कहेंगे WHO, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में जाना जाता है। तो WHO का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा WHO। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 23, ए मेथड यूज्ड टू परमानेंटली प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन मेल्स इज कॉल्ड। पुरुषों में अस्थायी रूप से गर्भावस्था को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को बताइए। तो गर्भावस्था को रोकना है, लेकिन कौन, पुरुष में, और किस रूप में, अस्थायी यानी परमानेंट तौर पे। तो परमानेंट तौर पे एक ही चीज संभव है, वो है नर नसबंदी यानी मेल के द्वारा किया गया ऑपरेशन, यानी मेल में किया गया ऑपरेशन। जो सही आंसर है हमारा क्या, वैस्कोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द प्रोसेस बाय विच ए वोमेन इज मेडिकली असिस्टेड टू बिकम प्रेग्नेंट इज नॉन एज। वह प्रक्रिया बताना है जिसमें महिला को चिकित्सा सहायता से गर्भवती होने में मदद की जाती है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, जिस महिला वर्ग में अगर प्रॉब्लम आ जाता है कि वो संतान की उत्पत्ति ना कर पा रही हो, तो इसके लिए जब मेडिकल जांच कराया जाता है तो उसमें आपको सलाह दी जाती है कि आप ना IVF का प्रयोग कीजिए, यानी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस, जिसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति में आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये टेस्ट ट्यूब बेबी को भी बढ़ावा देता है, यानी जिस संतान का डेवलपमेंट करना है और माँ जन्म नहीं दे पा रही है तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेकर भी दे सकती है। और ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, IVF के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज कंसिडर्ड रिवर्सिबल। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि को प्रतिवर्ती माना जाता है। यहां गौर करना है, क्या सवाल दिया है, कौन सी गर्भ निरोधक विधि को क्या माना गया, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती यानी कि जिसको कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब है कि हम उसे फिर से रिवर्स कर सकते हैं, यानी जो माँ गैप चाहती है कि हम संतान को 5 साल 4 साल 3 साल के बाद जन्म देंगे, तो अपने बचाव के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करेगी। तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि यूज करने से वो फिर से बाद में पुनः मां बन सकती है कुछ सालों के बाद। तो सही आंसर है हमारा क्या, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको हम लोग IUD के नाम से जानते हैं। और ये IUD के अंतर्गत जो आता है जिसे हम लोग कॉपर टी कहते हैं, क्या नाम देते हैं,
कॉपर टी या कॉपर 7 भी हम कह सकते हैं। तो सही आंसर है हमारा यूटेराइन डिवाइस। ये सब तो नहीं है, ये सब क्या हो गया, परमानेंट क्लोज है, नन ऑफ द अबव होगा नहीं। तो सही आंसर आपका क्या है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे हम लोग 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसव पूर्व निदान की गैर आक्रामक विधि है। यहां गौर करना है, प्रसव से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, यानी बच्चे को क्या कर रहे हैं, यानी निदान कर रहे हैं, यानी निपटा रहे हैं। तो कौन ऐसा जांच है जिसके जांच करने से हमें यह पता चल जाता है कि आने वाले संतान मेल है या फीमेल, यानी बॉयज है या गर्ल्स है। तो इसके लिए सही आंसर है हमारा क्या, अल्ट्रासाउंड, यानी सही आंसर लिखेंगे यू। तो ये जिसे हम लोग कानूनन तौर पे एक जुर्म मानते हैं कि भाई बच्चे की हत्या गर्भ में ना करना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड के जांच के फलस्वरूप इस बात की जानकारी 3 महीना के समय में पता कर लेते हैं कि आने वाला संतान बॉयज है या गर्ल्स है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। देखिए फिर से आ गया सवाल, यानी प्रोजेस्टेरोन का इस बार आपको रोल बताना है कि गर्भ निरोधक दवाइयों में प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है जिससे आने वाले संतान में कमी हो जाती है या आने वाले संतान रुक जाती है। तो सही आंसर है हमारा क्या, इनहिबिट्स ओव्यूलेशन, यानी प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, महिलाओं वर्ग में अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करता है। तो जो भी फीमेल वर्ग आई पिल्स का उपयोग करते हैं, इंट्रासेप्टिक पिल्स का, तो ये प्रोजेस्टेरोन लेवल पे जाकर फीमेल वर्ग में अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्टिंग जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन ए फीटस। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग भ्रूण में आनुवांशिक असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ गौर करेंगे कि अगर बच्चे में या भ्रूण में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है या किसी भी तरीका से अन्य बीमारी है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसकी जो जानकारी पता चलती है वो एक ही मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। तो सही आंसर आपका होगा क्या, एमनियोसिंथेसिस। नेक्स्ट अगले टर्म में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29। द टर्म लैक्टेशनल, अब यहाँ गौर करेंगे, लैक्टेशनल यानी मिल्क से रिलेटेड है। एमनियोरिया रिफर्स टू, लैक्टेशनल अनोरिया का तात्पर्य बताइए। तो इसका पॉइंट देखेंगे क्या क्या। पहला है द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी स्तनपान के दौरान मासिक धर्म की अनुपस्थिति। दूसरा है द अब्सेंस ऑफ ओवुलेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के दौरान अंडोत्सर्ग की अनुपस्थिति। तीसरा है द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग मेनोपॉज, यानी रजोनिवृत्ति के दौरान निषेचन की अनुपस्थिति। तो सही आंसर है कि जब भी कभी लैक्टेशनल आ गया यानी दूध बनना यहाँ पे शो होगा, यानी द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, यानी स्तनपान के दौरान मासिक धर्म की क्या होती है, अनुपस्थिति। यानी जो महिलाएं स्तनपान कराती है अपने बच्चे को, तो उसमें मासिक धर्म की क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है। तो सच प्रोसेस इज नॉन एज लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसको हम लोग कहेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन है 30। द मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स इज टू। बहुत इजी क्वेश्चन क्या बताया गया कि गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण का मुख्य कार्य बताइए, यानी गर्भ निरोधक फर्टिलिटी को रोकने के लिए क्या काम कर रहा है भाई। तो प्रोवाइड ए बैरियर टू स्पर्म, यानी शुक्राणु के लिए एक बाधा प्रदान करना। दूसरा हो गया रिलीज हार्मोन्स टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए हार्मोन स्रावित करना। तीसरा हो गया इनहेंस फर्टिलाइजेशन, निषेचन को बढ़ावा देना। चौथा स्टिमुलेट मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म को उत्तेजित करना। तो सही आंसर है हमारा बी नंबर, रिलीज हार्मोन टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, यानी अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए हार्मोन स्रावित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएंगे 31 में। शिवम सिंह राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं, विलेज बॉय भी हमारे साथ बने हैं, हमारे क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षा स्टार किड्स भी। चलिए तो ये सब आप लोग बने रहिए हमारे साथ और ऑप्शन को देखते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी एसटीआई। एसटीआई का पूरा नाम देखेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोल सकते हैं, या इसे ही हम एसटीडी भी बोल सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित संक्रमण नहीं है। अब देखना है, तो गोनोरिया तो है, हर्पिस भी है, क्लेमीडिया भी है। सही आंसर हो गया आपका क्या, इन्फ्लुएंजा। तो सही आंसर में डालेंगे कि ये एसटीडी बीमारी नहीं है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 32।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन गर्भ निरोधक माना जाता है। आपातकालीन, आपातकालीन यानी इमरजेंसी कंडीशन में गर्भ निरोधक का सेवन करना, तो किसका प्रयोग करना चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो सही आंसर है हमारा कॉपर टी, यानी ये डिसाइडेड किया जाता है कि आने वाले संतान को रोका जाए, तो इमरजेंसी के रूप में ये सब टेम्प्रोरी है, ये सब से कभी कभी चांसेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी पीरियड्स के, लेकिन ये आपका क्या है, परमानेंट सॉल्यूशंस है, यानी टेम्प्रोरी आप इसे रोक सकते हैं मन चाहे तक, यानी जितना साल तक आप ब्रेक ले सकते हैं। नेक्स्ट अगले पॉइंट में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 33, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनिंग ऑफ द एंडोमेटेरियम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी मासिक धर्म चक्र के दौरान एंडोमेटेरियम के मोटे होने के लिए कौन से हार्मोन जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे जो एंडोमेटेरियम है इसके मोटे होने के लिए जब जिम्मेदार की बात आएगी तो वहां आएगा कौन, एस्ट्रोजन, तो सही आंसर है हमारा एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कौन सा, 34, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्स एजुकेशन इज टू, यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए कि क्या कारण है कि लोगों के बीच में सेक्स एजुकेशन की जानकारी देना चाहिए। तो पहला क्या हो गया, रिड्यूस फर्टिलिटी रेट, उर्वरता दर को कम करना चाहिए। दूसरा हो गया प्रिवेंट सेक्सुअल अब्यूज, यानी यौन शासन को रोकने के लिए यौन शिक्षा की जानकारी देना चाहिए। या इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूकता करना चाहिए। या प्रमोट एब्स्टिनेंस, यानी संयम को बढ़ावा देना चाहिए। तो इन चारों में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जाने अनजाने कोई भी लोग गलती ना करे और सही जानकारी जान पाए, ताकि आने वाले जीवन में कोई कठिनाइयों का सामना ना लेना पड़े। सना फिरोडस, हेलो, ठीक है, आप भी ऑब्जेक्टिव का सवाल का जवाब दीजिए। आप लोगों का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूं कि आप लोग रात में हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द इन्फेंट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ शिशु के लिए स्तनपान है। यहां गौर करेंगे, लाभ देखना है और जो किसके लिए है, यानी शिशु के स्तनपान, यानी शिशु को दूध पिलाने में। तो यहां देखेंगे प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, यानी ये शिशु में क्या करता है, प्रतिरक्षा पैदा करता है। दूसरा है इनहेंसेस ग्रोथ, यानी वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा हो गया रिड्यूसेस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी बच्चे में होने वाले संक्रमण को रोकता है। तो माँ का दूध जो है वो शिशु के लिए अति उत्तम आहार है, यानी ताकतवर्धक है, प्रतिरक्षावर्धक भी है, वृद्धि को भी बढ़ावा देता है और आसपास एनवायरनमेंट में फैलने वाले संक्रमण से भी रोकने का काम करता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेसेंटा नाल यानी अपरा का कार्य नहीं है। यहां देखिएगा क्वेश्चन नेगेटिव है कि कौन अपरा कौन सा कार्य को नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन देखेंगे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्या गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है। तीसरा प्रोटेक्शन इन फ्रॉम फिजिकल शॉक्स, यानी भौतिक झटके से सुरक्षा, यानी बाहरी झटके से सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। और सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, यानी प्रोजेस्टेरोन का संश्लेषण नहीं कर पा रहा है। तो सही आंसर में क्या है कि आपका क्वेश्चन नहीं है, तो कौन सा नहीं कर पा रहा है, तो आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल शॉक, यानी भौतिक झटके का सुरक्षा। अपरा कहीं ना कहीं पोषक तत्वों को बचाने में मदद करता है, गैसेसों का आवागमन में भी मदद करता है, इसमें भी मदद करता है, लेकिन नहीं होने के कारण आपका सही आंसर क्या हो गया यहाँ, सी नंबर। नेक्स्ट अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 में, द टर्म कॉन्ट्रासेप्शन रिफर्स टू, गर्भ निरोध का तात्पर्य बताइए, यानी गर्भ निरोध का क्या अर्थ होता है। तो क्लियरली कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, गर्भ निरोध मतलब आने वाले संतान को रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भ निरोध के रूप में जानी जाती है। तो रोकना तो सिंपल हो गया, यानी किसको रोकना, गर्भावस्था को रोकना। तो सही आंसर ए। चलिए शिवम बने हुए हमारे साथ, ठीक है शिवम बने रहिए इसी तरीका से। नेक्स्ट अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की बाधा विधि का एक उदाहरण है। बाधा विधि का उदाहरण बता रहा है, यानी गर्भ निरोधक आने में कौन बाधा पहुंचाने का काम करता है। तो आंसर है क्या, ओरल पिल्स, यानी मौखिक गोली। दूसरा है डायफ्राम, तीसरा है हार्मोनल इम्प्लांट्स और चौथा है कॉपर टी।
तो निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की बाधा विधि, बाधा विधि अगर जब कभी आएगा तो उसमें आंसर देंगे कौन, डायफ्राम। यानी फिजिकल कंडीशंस में कौन है, तो डायफ्राम यानी महिला वर्ग, यानी महिला वर्ग में जो प्रयोग की जाती है डायफ्राम यानी महिला कॉन्डम के रूप में जाने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा डायफ्राम यानी बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट मेंटेन द कॉर्पस लुटियम। ये हम कल भी एक सवाल इसी तरीका से आया था कि महिला वर्ग में गर्भ जब धारण हो जाता है तो महिलाओं में ऐसी कौन सी हार्मोन रिलीज होती है जो ये प्रूव करती है कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो एक आपको बताएं कि जो प्रेगनेंसी किट होती है, किट में अगर प्रेगनेंसी किट में अगर आप देखेंगे तो प्रेगनेंसी किट में भी साफ साफ लिखा रहता है किसकी जांच होती है उसमें, यानी एससीजी। सही आंसर क्या हो जाएगा, एससीजी। यहां गौर करेंगे शिवम। चलिए नेक्स्ट है एससीजी, यानी ये आपका इंडिकेट करता है महिला वर्ग में गर्भावस्था के लिए। चलिए नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इंप्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। यहां गौर करेंगे, एक ऐसी प्रथा का नाम बताना है यानी जो इंप्रूव करता है, किसको इंप्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। प्रथा यानी प्रैक्टिसेस, तो गौर करेंगे ऑप्शन नंबर ए है कौन सा, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, बी रेगुलर हेल्थ चेकअप, सी बैलेंस डाइट और डी ऑल ऑफ द अबव। यानी प्रजनन स्वास्थ्य को सुधारना है तो उसके साथ हम लोगों को क्या करना है, पहला तो हो गया कि यौन सुरक्षित यौन प्रथाएं जो है इनको सुरक्षित रूप से सही तरीका से रखना है। दूसरा है हेल्थ का भी बीच बीच में चेकअप कराते रहना है। तीसरा है खान पान की भी कमी नहीं रहने देना है, यानी संतुलित आहार भी लेते रहना है। अगर संतुलित आहार नहीं रहेगा तो आने वाले संतान में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा और कहीं ना कहीं गर्भ भी ना ठहर पाए। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज इसको सही दर्शाता है, तो आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, द टर्म आर्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टैंड्स फॉर। यानी आपको बताया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आर्ट का पूरा नाम बताइए, यानी प्रजनन स्वास्थ्य में ART का क्या मतलब है। तो क्वेश्चन देखेंगे, ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, तो सही आंसर तो हमारा पहला ही है यानी सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। तो बाकी को तो फिर देखना ही बेकार है। चलिए नेक्स्ट आएंगे अगले क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में बांझपन का उपचार है। आपको बताना है कि महिलाएं जब अगर बांझपन होती है तो कौन सा तकनीक अपना सकती है जिससे बांझपन को दूर किया जा सकता है। वेस्कोटॉमी में तो मेल के बॉडी में ऑपरेशंस होगा ताकि आने वाले समय में ये संतान उत्पत्ति के लिए सहायक नहीं होंगे। ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि फॉलोपियन ट्यूब में ऑपरेशंस हो रहा नलिकाकरण जो कि संतान को आने से सहयोग नहीं करेंगे। कॉन्डम जो कि फिजिकल प्रोसेस है ये भी सहयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पूछा कि बांझपन का उपचार है, उपचार यानी सॉल्यूशन, तो आंसर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों का मुख्य लाभ बताइए कि अगर जैसे मौखिक जो है गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसका मुख्य लाभ बताइए कि महिला वर्ग में किस तरीका से ये लाभ पहुंचाते हैं। तो दे प्रिवेंट स्टडी यानी यौन संचालित रोग को रोकते हैं। दूसरा हो गया दे आर 100% इफेक्टिव यानी 100% प्रभावी होते हैं। दे कैन रेगुलेट मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी ये मासिक चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं। और चौथा है दे इनहेंस फर्टिलिटी, वे उर्वरता को बढ़ाते हैं। तो आप जानते होंगे आपके NCERT में ये क्लियर कॉन्सेप्ट दिया है, माला D माला N जितना भी मेडिसिनल है जो कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं ये कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करते हैं, यानी मासिक चक्र को कंट्रोल करता है। तो सही आंसर हो गया हमारा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियां में मौजूद होता है। यानी ये क्लियर कॉन्सेप्ट है कि गर्भ निरोधक गोलियां में मौजूद होता है, यानी हार्मोन की बात हो रही है तो हार्मोन का आंसर हो जाएगा कौन, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आएंगे 46 में, द मेन पर्पस ऑफ प्रीनेटल केयर इज टू। प्रसव पूर्व देखभाल का मुख्य उद्देश्य है, यानी माँ जब बच्चे को जन्म दे रही है तो उससे पहले जो देखभाल की जाती है उसका मेन काम क्या है। तो मेन काम क्या है, प्रसव को बढ़ावा देना, ये नहीं है। इंश्योर द हेल्थ टू द मदर एंड फीटस, हाँ ये है कि माँ और बच्चे जो भ्रूण आ रहा है उसके स्वास्थ्य का खास करके क्या करना, ध्यान रखना। तो सही आंसर हो गया हमारा B नंबर पॉइंट
यानी इंश्योर द हेल्थ ऑफ द मदर एंड द फीटस, माँ और भ्रूण के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 46, द हार्मोन डिटेच इन ए होम प्रेगनेंसी टेस्ट इज, घर पर गर्भावस्था परीक्षण से पता लगाया जाने वाला हार्मोन, चाहे आप घर पे लगाइए या प्रेगनेंसी किट से पता लगाइए, वो महिलाओं के मूत्र में क्या चीज़ की बढ़ोतरी आ जाती है, यानी एससीजी की, यानी एससीजी अगर शामिल है यूरिन में तो ये पता लगा देता है कि महिला जो है वो गर्भ धारण कर चुकी है, यानी गर्भावस्था में चली आई है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बहुत अच्छी सवाल है, यानी एसटीडी बताना है आपको, लेकिन वैसा एसटीडी जो किसके माध्यम से फैलता है, यानी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के माध्यम से फैलता है। तो ये चारों के चारों ही एसटीडी रोग है, और यहाँ देखना है ये वायरस से फैल रहा है। नेक्स्ट जो है ये हर्पस, ये भी वायरस से फैल रहा है। हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस से फैल रहा है। गोनोरिया जो है वो क्या है, बैक्टीरियल है। तो बैक्टीरियल क्या, बैक्टीरियल एसटीडी, यानी बैक्टीरियल एसटीडी के रूप में जो जानेंगे वो आंसर हो गया क्या, गोनोरिया। चलिए अगले आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 में, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए थिन रबर शीट। कौन सा ऐसा गर्भ निरोधक है जो एक पतले रबर शीट का, यानी रबर की परत का बना होता है। तो ये कॉमन है, जो कि मार्केट में इसे हम निरोध नाम से भी जानते हैं, और इसका सही आंसर है कॉन्डम। चलिए लास्ट आएंगे, सेकंड लास्ट 49, द टर्म गोनेडोट्रोपिन रिफर्स टू। गोनेडोट्रोपिन शब्द का तात्पर्य इनमें से किसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है पहला, हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द गोनाड्स, हार्मोन जो गोनाड्स को उत्तेजित करता है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, या इंजाइम दैट डाइजेस्ट फूड, यानी इंजाइम जो भोजन को पचाता है, तो भोजन को पचाने वाली सवाल ही नहीं है। एंटीबॉडी दैट फाइट इन्फेक्शन, ये भी एंटीबॉडी नहीं है। न्यूरोट्रांसमीटर दैट ट्रांसमिट नर्व सिग्नल, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है, यानी गोनेडोट्रोपिन है, तो गोनाड यहाँ आ रहा है, गोनाड्स यहाँ दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा हार्मोन दैट स्टिमुलेट द गोनाड्स। लास्ट क्वेश्चन, द परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल इज, महिलाओं में अस्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन है। तो यहाँ पे गौर करेंगे, कैसी विधि, गर्भ निरोधक विधि, किस में, महिलाओं में, और किस रूप में, परमानेंट रूप में, यानी कौन ऐसा ऑप्शन अपनाया जाए जो महिला वर्ग पूर्ण रूपेण से फर्टिलिटी यानी आने वाले संतान को रोक सके। तो ये तो पुरुष के लिए नर नसबंदी, कॉपर टी तो परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, डायफ्राम भी परमानेंट सोल्यूशन है नहीं, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब को अगर काट दिया जाए तो ऐसे टर्म्स को हम लोग कह सकते हैं कि परमानेंट सोल्यूशन है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताना चाहते हैं कि चैप्टर 4 से रिलेटेड आप एसटीडी को प्रॉपरली देखिएगा, एसटीडी से सवाल आता है पूरा, इस पॉइंट को अच्छे से फोकस करेंगे। जनन स्वास्थ्य संबंधित जो उपाय है आने वाले संतान को रोकने का, उस उपाय को देखेंगे कि कौन कौन सा उपाय है जो कि आने वाले संतानों को रोका जाता है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और सच एज ए बैरियर मेथड, और कौन कौन मेथड है, सारे मेथड को फॉलो करेंगे। उनमें से वैस्कोटॉमी और ट्यूबेकोटॉमी यानी पुरुष नसबंदी और नलिका कारण यानी मादा नसबंदी, इस पर ज़्यादा अटेंशन रखना है, ये सवाल आएंगे। बैक्टीरियल एसटीडी डिजीज या वायरस एस्टिडल डिजीज है, उसको देखना है। तो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रॉपर पूछते रहते हैं, तो इस सब पर फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।